हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार जीएस हब बाई डीएस सर में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से दिल्ली पुलिस एग्जाम एनालिसिस 2023। साथियों आज की इस श्रृंखला में है 29 नवंबर और 29 नवंबर को ऑल शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस के, उन सभी प्रश्नों का दोस्तों हम कंप्लीट रिव्यू लेने वाले हैं। तो दोस्तों आज की ये जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट और शानदार साबित होने वाली है, क्योंकि यदि आपका एग्जाम बाकी है तो एग्जाम जिनका भी बाकी है उनके लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में आपके वही क्वेश्चन रिपीट करके पूछ रहा है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जाने की संभावना है। तो एक बार से दोस्तों आप लोग इस सेशन की शुरुआत करने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने अपने चैनल को, तो आप लोग दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो दिल्ली पुलिस एग्जाम 29 नवंबर ऑल शिफ्ट में जो भी हमें 70 के आसपास प्रश्न मिले हैं, उनमें से जो आज का पेपर था वो बहुत ही शानदार पेपर था। जैसे कि क्वेश्चन पूछे गए थे कि चौथी पंचवर्षीय योजना में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उनमें बैंकों की संख्या कितनी थी। एक प्रश्न पूछा गया था इंदिरा सागर बांध किस राज्य में स्थित है। और एक प्रश्न दोस्तों पूछा गया था मौर्य वंश से संबंधित जो प्रमुख टैक्सेशन थे यानी कि कर थे वो कौन कौन से लिए जाते थे। एक प्रश्न दोस्तों पूछा गया था टी वाला सरस्वती किस नृत्य से संबंधित है। और एक प्रश्न दोस्तों पूछा गया था रवि शास्त्री रणजी ट्रॉफी में किस टीम के लिए खेलते थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। आज का पहला प्रश्न जिसमें लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार 1 लाख से कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा प्यारे दोस्तों लक्षद्वीप। क्या बनेगा? लक्षद्वीप, जिसकी जनसंख्या आपकी 64,429 थी 2011 की जनगणना के अनुसार। और दोस्तों सर्वाधिक लिटरेसी रेट कहने का मतलब है दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता वाला जो आपका यूटी था यानी केंद्र शासित प्रदेश था, वो भी आपका लक्षद्वीप था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था देश की रक्षा और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा भारतीय संविधान के किस भाग में स्थित है। तो दोस्तों ये एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी कि एक हमारा मौलिक कर्तव्य है, जिसमें अगर देश में कोई दिक्कत आ रही है तो उसकी सुरक्षा के लिए हम तत्पर रहेंगे। और यदि सरकार आह्वान करती है तो हम राष्ट्र की सेवा में बिना किसी प्रश्न किए उसमें चले जाएंगे। तो दोस्तों कहां पर लिखा है? भाग 4A में लिखा है दोस्तों, याद रखेंगे ये फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य। दोस्तों याद रखेंगे 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब जोड़ा गया था? 1976 में इसे जोड़ा गया था और उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था भारत का कौन सा राज्य गरीबी सूचकांक में सबसे पहले स्थान पर है। तो भारत का सबसे गरीब राज्य जो गिना जाता है गरीबी सूचकांक में, नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है उसमें बिहार राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आपका झारखंड आता है। क्या आता है साथियों? इसके बाद झारखंड आता है, इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि चौथी पंचवर्षीय योजना में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969, याद रखेंगे 1969 से लेकर 1974 तक चली थी। इस दौरान 1969 में जुलाई के माह में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि इंदिरा सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध स्थित है जो कि हनुमंतिया द्वीप मध्य प्रदेश पर्यटन का एक उभरता जल पर्यटन स्थल है। यह पश्चिमी मध्य प्रदेश के खंडवा शहर के करीब स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसे कहा जाता है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1964। संथानम समिति की सिफारिश पर, याद रखेंगे श्री संथानम समिति की सिफारिश पर सीबीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना होती है, इसको याद रखेंगे। और दोस्तों जो केंद्र सरकार होती है उसकी एजेंसियों को सलाह देने मार्गदर्शन देने के लिए इसका क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। और भ्रष्टाचार रोकना इसकी प्रमुख क्या थी? प्रमुख उद्देश्य था। और दोस्तों वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि 1991 के आर्थिक संकट का कारण क्या था। तो दोस्तों 1991 में हमने आर्थिक संकट झेला था। उस दौरान दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर जो प्रमुख कारण निकले थे उनमें यह संकट था कि भुगतान संतुलन में घाटे की वजह से यह पैदा हुआ था।
आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भरता थी, सोवियत संघ का विघटन हो गया था, क्योंकि दोस्तों हम सोवियत संघ से अपने पैसों में लेन देन करते थे और सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया था। तो लेन देन क्या हुआ था, एक निश्चित रूप से पूरा जो एक सिस्टम बना हुआ था वो एक कड़ी टूट जाती है, जिससे भारत में क्या आ जाता है, आर्थिक संकट आ जाता है। और सोवियत संघ में जब 15 देश निकल गए तो बचा रूस, और रूस ने भी हमसे रुपए में व्यापार करना मना कर दिया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था, किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से अधिक योग्य और शिक्षित थी? तो दोस्तों याद रखेंगे, मिन्हाज इसराज। मिन्हाज इसराज नामक एक क्या थे, कवि थे। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी में इन्होंने लिखा है कि राजा पूरी तरह से अपव्यय और दुर्बलता का गुलाम है और रजिया अपने भाइयों से अधिक तुलना में सक्षम और योग्य थी। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो मिन्हाज इसराज इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल हैं? तो दोस्तों अकबर के जो नवरत्न मिले हैं उनमें से ये सारे के सारे नवरत्न हैं। दोस्तों इनमें से हमें एग्जैक्टली तो पता नहीं चला कि ऑप्शन में क्या था। दोस्तों याद रखेंगे, अबुल फजल एक नवरत्न था, लेखक और अनुवादक। बीरबल सलाहकार थे। मुल्ला दो प्याजा रसोइया थे। फैजी कवि और शिक्षक थे। तानसेन संगीतज्ञ थे। टोडरमल दोस्तों क्या था, राजस्व और वित्त मंत्री था। राजा मानसिंह प्रधान सेनापति था। और अब्दुल रहीम खान ए खाना क्या थे, आपके कवि थे। और फकीर अजुद्दीन यह एक सूफी फकीर थे। इसको याद रखेंगे। ये 9 व्यक्ति हैं जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 में क्या है? तो दोस्तों ये प्रश्न भी हमने आपको करवाया है और ये आपका रिपीटेड प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसमें दोस्तों याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जिसे विदेश नीति के नाम से जाना जाता है, ये भारतीय अनुच्छेद का आर्टिकल 51 है। अगले प्रश्न में दोस्तों पूछा गया था, डॉक्टर करड़ी सिंह शूटिंग रेंज कहां पर स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, इसको याद रखेंगे, न्यू दिल्ली में डॉक्टर करड़ी सिंह शूटिंग रेंज। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य के गुरु थे? तो दोस्तों याद रखेंगे, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, जो आपका क्या है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, यानी कि उत्तर पूर्वी भारत है। यहाँ पर मणिपुर राज्य में मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य होता है, जो भगवान कृष्णा, याद रखेंगे, भगवान कृष्णा और देवी राधा को समर्पित है और इसी के गुरु थे दोस्तों गुरु विपिन सिंह। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका सही उत्तर बनेगा दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है, इसको याद रखेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, ओलंपिक में स्वतंत्र भारत का पहला पदक कब जीता? तो ओलंपिक में भारत ने दोस्तों स्वतंत्र भारत में पहला पदक 1948 में जो लंदन ओलंपिक हुए थे, वहां पर इंग्लैंड को ही हॉकी में हराकर क्या जीता था? पहला स्वर्ण पदक जीता था स्वतंत्र भारत का, इसको याद रखेंगे। और पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने पहला स्वर्ण जीता था। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, 1987 से 1992 तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रामास्वामी वेंकटरमन। क्या हो जाएंगे? रामास्वामी वेंकटरमन भारत के राष्ट्रपति थे और भारत के ये 8वें राष्ट्रपति थे, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सन 1658 से सन 1707 ईस्वी तक औरंगजेब ने क्या किया था? मुगल वंश में शासन किया था। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, 23वें कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों ये आपके 2026 में होंगे। कब होंगे दोस्तों? 2026 में होंगे। और दोस्तों इसकी मेजबानी विक्टोरिया शहर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाएगी। देखिए इसकी चर्चा अभी काफ़ी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो विक्टोरिया शहर है इसने मेजबानी करने से मना कर दिया है, लेकिन उत्तर क्या माना जाएगा? तो विक्टोरिया ही माना जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, स्लिप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों स्लिप का सही उत्तर हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट में जब विकेट कीपर के बगल से खिलाड़ी लगता है तो इसको स्लिप का खिलाड़ी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर बनेगा दोस्तों धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, इसका सही उत्तर है। दोस्तों जैसे कि जो सरदार लोग होते हैं वो कटार रखते हैं, तो ये सारी की सारी जो धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता है, ये अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है भारत में वो दोस्तों शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक का होता है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं हो सकता? तो दोस्तों अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारतीय लेखक है रस्किन बॉन्ड। दोस्तों रस्किन बॉन्ड जो कि भारत के एक प्रसिद्ध लेखक है, इनके द्वारा लिखी गई है रोड्स टू मसूरी।
अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, किस वर्ष पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे ज्यादा अंतर था? तो वर्ष 2001 की जनगणना जो थी, यहाँ पर पुरुष और महिलाओं की साक्षरता में सबसे ज्यादा अंतर देखने को मिला था 27 का। ठीक है, जहां पर पुरुषों की जो क्या थी साक्षरता थी वो 63 थी, जबकि महिलाओं की साक्षरता आपकी 36 थी। इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, वेम्पति चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से संबंधित एक क्या है, कलाकार हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा दोस्तों इक्वाडोर। इक्वाडोर में याद रखेंगे, ये आपका स्थित हो जाएगा कोटोपैक्सी। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद या भाग में है? तो भाग 2 है दोस्तों, और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के बीच में नागरिकता का उल्लेख है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो इसका सही उत्तर बनेगा प्यारे दोस्तों 61 पदक। इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था, ये क्या है, दाचिंगम। ठीक है, दाचिंगम यहाँ पर होगा, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी प्रमुख जानवर का संरक्षण किया जाता है? तो यहाँ पर मिस टाइपिंग है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, दाचिंगम नेशनल पार्क। ठीक है, दाचिंगम नेशनल पार्क में आपका कौन सा जो आपका क्या है जानवर है उसका संरक्षण होता है? तो दोस्तों हंगुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, अप्सरा पुस्तक के लेखक कौन है, या फिर यह पुस्तक किसकी रचना है? तो दोस्तों अप्सरा जो पुस्तक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, टी बाला सरस्वती किस नृत्य से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर बनेगा दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित हैं टी बाला सरस्वती। अगला प्रश्न दोस्तों, लोधी वंश की वास्तुकला से संबंधित एक प्रश्न आया था। देखिए यहाँ पर बात कर लें लोधी वंश की वास्तुकला में, तो प्रमुख रूप से ये बात आपको याद रखनी है कि इसकी जो वास्तुकला होती है, इनकी आकृति, इनके जो निर्माण कार्य हुए हैं उनमें आकृति चौकोर तथा अष्टकोणीय होती थी, जिसमें दोस्तों बहलोल लोधी का मकबरा लोधी कालीन वास्तुकला का उदाहरण है। सिकंदर लोधी का मकबरा, मोठ मस्जिद, बड़े खां और छोटे खां का मकबरा, ये लोधी वंश के प्रमुख क्या हैं, कुछ वास्तुकला के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, यहाँ पर भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर बनेगा दोस्तों 15 जुलाई 2015। 15 जुलाई 2015 को कौशल विकास की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि मौर्य वंश से संबंधित प्रमुख कर कौन है? तो मौर्य वंश में बहुत सारे कर लिए जाते थे। इसमें ऑप्शन क्या था तो आप बताएंगे। देखिए अगर करों की बात करें तो सीता जैसे, जिसमें कहा जाता है राज्य की भूमि से होने वाली आय पर लिए जाने वाला कर था। भाग दोस्तों उपज का हिस्सा हुआ करता था। प्रवेश से आयात कर था। निष्क्रामय, निष्क्रामय आपका निर्यात कर था। प्रणय आपका आपातकालीन कर था। बलि एक प्रकार का राजस्व कर था जो वैदिक काल से लिया जाता था। हिरण्य दोस्तों अनाज के रूप में न लेकर नगद लिया जाने वाला कर था। श्वेत बंधु राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंधन वाला कर था। वृष्टि निःशुल्क श्रम बेगार वाला जो कर था ये आपका लिया जाता था। तो ये सारे के सारे कर इंपॉर्टेंट है जो मौर्य वंश से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों पूछा गया था कि कबड्डी खेल में अधिकतम खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर बनेगा जो मैक्सिमम खिलाड़ी होंगे वो 12 खिलाड़ी। देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 12 खिलाड़ी आपके मैक्सिमम यहाँ पर चयन किए जाते हैं दोस्तों, जिनमें से 7 खिलाड़ी याद रखेंगे कहाँ पर होते हैं, कोर्ट में मैच खेल रहे होते हैं, जबकि 5 खिलाड़ी रिजर्व रखे जाते हैं। ये रिजर्व खिलाड़ी क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि वो जो खिलाड़ी होते हैं उनकी एक्सचेंजिंग की जा सके। यदि कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ये 5 खिलाड़ी मैच को पूरा करवाएंगे। तो कबड्डी में दोस्तों याद रखेंगे इसका जो मैदान होता है, इसकी मैदान की माप 13 बाई 10 मीटर। ठीक है, 13 × 10 मीटर का यह मैदान होता है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था 3 men in boat, 3 men in boat, ये ऐसा प्रश्न आया था कि 3 men in a boat क्या था, याद रखेंगे कुछ इस तरह से प्रश्न था। 3 men in a boat, ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, बहुत पुरानी पुस्तक है 3 men in a boat। ठीक है, याद रखेंगे ये आपकी हो जाएगी किसकी? तो दोस्तों याद रखेंगे अंग्रेजी लेखक थे जेरोम के जेरोम जिन्होंने आपके 1879 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी 3 men in a boat के रूप में। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था एशिया में पहले ओलंपिक कब और कहां पर आयोजित हुए? तो दोस्तों एशिया के पहले ओलंपिक टोक्यो में 1964 में आयोजित किए गए थे, जो कि जापान में आयोजित हुए थे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि 2011 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक पशुधन किस राज्य में स्थित है? तो अगर ऐसा प्रश्न आया था तो इसका सही उत्तर प्यारे दोस्तों बनेगा क्या? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पशुधन स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था छठ पूजा त्योहार किस राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है?
अगर ये प्रश्न पूछा गया होगा तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनेगा बिहार। ये सारे के सारे प्रश्न दोस्तों स्टूडेंट के द्वारा बताए गए हैं। और अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो इसका सही उत्तर बनेगा दोस्तों आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। यदि क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो दोस्तों एक बार से लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। आपके लिए इस तरह की मेहनत हम निरंतर करते रहेंगे। और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में दोस्तों पूछा गया था क्रिस्ट और मेंटल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे क्रिस्ट और मेंटल के बीच की जो सीमा होती है इसे मोहोरोकिक असात्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोहोरोविकिक असात्य, या फिर इसको शॉर्ट में दोस्तों केवल मोहो ही कहा जाता है। इसको याद रखेंगे क्रिस्ट और मेंटल के बीच की सीमा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि उन्नत शिक्षा योजना की शुरुआत कब हुई? तो सही उत्तर दोस्तों 2016 हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था न्यायपालिका और संवैधानिक जनादेश जारी करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो न्यायपालिका संवैधानिक जनादेश जारी करेगी अनुच्छेद 139 का प्रयोग करके। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 13, जिसमें लिखा गया है कि सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे दोस्तों फंडामेंटल राइट का क्या होता हो? हनन होता हो। अगर फंडामेंटल राइट का हनन होगा तो इसकी न्यायिक समीक्षा करेगा कौन? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। याद रखेंगे इसका सही उत्तर बनेगा अनुच्छेद 13। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था पीवी सिंधु ने किस ओलंपिक में रजत पदक जीता था? तो इसका सही उत्तर बनेगा दोस्तों रियो ओलंपिक 2016। कैरोलिन मारिन से हारकर यह रजत पदक जीती थी। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही उत्तर बनेगा सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर राजीव कुमार हैं। इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था राजस्व घाटा क्या है? तो अगर राजस्व घाटा की बात करें, जब दोस्तों किसी देश की सरकार राजस्व व्यय को कुल अपने राजस्व प्राप्तियों से अधिक कर देती है, यानी कि कहने का मतलब है आमदनी अगर 98 है और खर्चा रुपया कर देती है सरकार, तो इस स्थिति में दोस्तों क्या हो जाता है? राजस्व घाटा हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो दोस्तों इसके जो 4 ऑप्शन थे वो तो हमें नहीं मिले हैं। अगर दोस्तों इनमें से आपको यदि किसी भी ऑप्शन के बारे में पता है तो आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दक्षिण अफ्रीका होगा। आयोजन कहां पर हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। जबकि विजेता कौन बना? दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, इसको हमने करवाया है। कौन बना है? अपना प्यारा भारत इसको जीता है, इसको याद रखेंगे। और उप विजेता पूछ लेगा तो क्या बताएंगे दोस्तों? अगर उप विजेता पूछ लेगा तो सर हम इंग्लैंड बताएंगे। क्या बताएंगे? इंग्लैंड बताएंगे। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था थारू जनजाति कहां पर पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर बनेगा थारू जनजाति के बारे में एग्जैक्टली ऑप्शन तो नहीं मिले हैं दोस्तों, लेकिन थारू जनजाति भारत में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब ऑप्शन इसमें क्या था तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों डांगी नृत्य से संबंधित प्रश्न आया था। तो डांगी नृत्य आपका हिमाचल प्रदेश में होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न में पूछा गया था। तो सही उत्तर बनेगा चार्ल्स लुई अल्फोंस लेब्रेन। कौन हो जाएंगे? चार्ल्स लुई अल्फोंस लेब्रेन, जिसे दोस्तों हम जानते हैं चार्ल्स लेब्रेन के नाम से। और 1889 में मलेरिया परजीवी की इन्होंने खोज की थी। और 1907 में इन्हें दोस्तों इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि स्वतंत्रता दिवस की परेड किस मंत्रालय के अंतर्गत होती है? माफी चाहेंगे, स्वतंत्रता दिवस की जो परेड होती है प्यारे दोस्तों, क्या होती है? स्वतंत्रता दिवस पर जो परेड होती है, ठीक है, या फिर गणतंत्र दिवस पर जो परेड होती है, इनमें कोई एक बारे में तो पूछा ही गया है, गणतंत्र दिवस या फिर दोस्तों आपका स्वतंत्रता दिवस। तो दोस्तों याद रखेंगे जो ये परेडें होती हैं ये दोस्तों आपकी संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत की जाती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था चंदेल वंश का शासन किस क्षेत्र में था? तो दोस्तों चंदेल वंश का शासन जो था वो बुंदेलखंड क्षेत्र में था। और बुंदेलखंड आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दोस्तों जो 7 जिले हैं ये मिलाकर बनाते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र को। और बुंदेलखंड में जैसे दोस्तों आपका खजुराहो आता है, झांसी आता है, इसके अतिरिक्त दोस्तों आपका महोबा आता है। ये सारे का सारा वही क्षेत्र है जहां पर चंदेल वंश के शासकों ने शासन किया था। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था द रेनबो पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक भी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है और 2 शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था? तो इसका सही उत्तर बनेगा प्यारे दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था।
अगला प्रश्न दोस्तों, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा शाहजहां। क्या बनेगा दोस्तों? शाहजहां इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, रवि शास्त्री रणजी ट्रॉफी में किस टीम की तरफ से खेलते थे? तो इसका सही उत्तर बनेगा मुंबई। ठीक है दोस्तों, मुंबई की तरफ से खेलते थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो जब गांधी जी अफ्रीका से वापस आते हैं तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से बहुत प्रभावित हुए वो, और उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, चाय की खेती के लिए भारत का सुप्रसिद्ध राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्रिकेट की एक ओवर में कितने बॉल होते हैं? तो क्रिकेट का जो एक ओवर होता है वो कितने गेंदों का होता है? 6 बॉल का एक ओवर होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम दोस्तों। क्या हो जाएगा? असम। एक प्रश्न दोस्तों ये भी पूछा गया था कि सुजाता महापात्रा किस नृत्य से संबंधित है? एक मिनट, कहाँ गई? सुजाता महापात्रा किस नृत्य से संबंधित है? ओडिसी नृत्य से संबंधित हो जाएंगी। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, इनमें से किस खिलाड़ी का संबंध तलवारबाजी से है? तो एग्जैक्टली तो दोस्तों ऑप्शन पता नहीं चले हैं, लेकिन जो भारत की सुप्रसिद्ध तलवारबाजी की खिलाड़ी हैं उनका नाम है भवानी देवी। ठीक है, याद रखेंगे, भवानी देवी फेंसिंग से संबंधित खिलाड़ी हो जाएंगी। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर बनेगा प्यारे दोस्तों अनुच्छेद 300 का। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 300 का में संपत्ति का अधिकार है, जिसे 44वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों आपका कहां पर फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बनाया गया था। तो दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था, चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ये दोस्तों वही क्रिकेट स्टेडियम है जहां पर अपना विराट कोहली खेलता है। कौन खेलता है? जिस टीम की तरफ से विराट कोहली खेलता है, जिसका नाम है, क्या नाम है? याद रखेंगे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। और उसी टीम का घरेलू मैदान है दोस्तों बेंगलोर का जो क्रिकेट स्टेडियम है, चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, 2011 के अनुसार केरल की पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका सही उत्तर बनेगा 96.11। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, हरिसेन किस भाषा के कवि थे? तो इसका सही उत्तर बनेगा दोस्तों संस्कृत भाषा के। हरिसेन किस भाषा के कवि थे? संस्कृत भाषा के। और कहां पर रहते थे साथियों? गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के दरबार में। किसके दरबार में? समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। क्या लिखी थी? प्रयाग प्रशस्ति, जिसे दोस्तों इलाहाबाद प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद की पुस्तक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, कालिदास द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो वहां पर ऑप्शन में आपको अभिज्ञान शाकुंतलम दिया गया था, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो इसका सही उत्तर बनेगा दोस्तों 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। और दोस्तों ये जो लागू हुआ था ये आपका 1989 में लागू हुआ था, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, किस शासक द्वारा मयूर सिंहासन कोहिनूर हीरा लूटा गया था? तो नादिर शाह के द्वारा मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लूटा गया था, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, अली अकबर खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सरोद वादक हैं अली अकबर खान। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जो भी सारे के सारे प्रश्न हमें मिले थे उन सभी का दोस्तों हमने एनालिसिस आपको करवा दिया है। यदि आपको एनालिसिस पसंद आया है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि जब भी इस तरह का एनालिसिस आए, किसी भी एग्जाम के एनालिसिस के लिए, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब भी एनालिसिस आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों देखते रहिए GSF बाय DSR, बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए अपना ख्याल भी रखना। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।